तो नेक्स्ट, आप सब जानते हैं कि हम लास्ट क्लास में शुरू कर चुके थे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजव्यवस्था। और इंडियन पॉलिटी में, भारतीय राजव्यवस्था में हम पढ़ रहे थे सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला अध्याय, जो क्या कहलाता है, जो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, या भारत का संवैधानिक विकास। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। और आप जानते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की शुरुआत हमने भारत में अंग्रेजों के अराइवल से की थी, अंग्रेजों के आगमन से की थी। और मैंने आपको बताया था कि भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, किस तरीके से उन्होंने अपनी 3 प्रेसिडेंसीज में व्यापार करने की शुरुआत की। सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, लेकिन सबसे पहले अधिकार कर लिया जाकर किस पर, बंगाल पर। लेकिन जब बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया, जब डायरकी वाज अप्लाइड इन बंगाल, तो हम सब जानते हैं इसी डायरकी या इसी द्वैध शासन के तहत लूट खसोट की गई बंगाल में, अवैध तरीके से बंगाल को लूटा गया, जिसे हमने भारत की लूट भी कहा या लूट ऑफ इंडिया भी कहा। लेकिन फाइनली 1772 में उस बंगाल के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और सबसे पहला एक्ट जो किसके तहत आया, आप जानते हैं, इसी में हम पढ़ रहे थे, कंपनी रूल या कंपनी के अधीन शासन। कंपनी रूल या कंपनी के अधीन शासन, जो कि 1773 से हमें पढ़ना है 1857 तक। तो इसी में हमने सबसे पहला एक्ट पढ़ लिया था, जिसे हमने कहा था द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। और मैंने आपको बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के ही तहत सबसे पहला काम तो ये हुआ, जिसे अभी तक कहा जाता था बंगाल का गवर्नर, उसकी पावर्स को बढ़ा दिया गया और अब उसे कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके मालिक ही चला रहे थे, उसके प्रोप्राइटर्स ही चला रहे थे। लेकिन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के ही तहत सबसे पहले इंटरफेयर किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी में। और ध्यान रखेंगे, ये डिसाइड किया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 15-15 साल के लिए, सॉरी 20-20 साल के लिए, 20 ईयर्स के लिए ट्रेड राइट्स दिए जाएंगे, व्यापारिक अधिकार दिए जाएंगे। और उन्हीं अधिकारों के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करेगी, लेकिन उन एक्ट्स के हिसाब से करेगी, जो एक्ट्स, जो कानून बनाकर हम यहां से भेजेंगे। इसलिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल तक व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया कि अगले 20 साल तक भारत में यदि व्यापार होगा ब्रिटेन की तरफ से, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और कोई नहीं करेगी। दूसरा काम, गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और तीसरा काम, 1774 में मैंने आपको बताया कि एक सर्वोच्च न्यायालय, एक सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट या स्थापना की गई कलकत्ता में, जिसमें चीफ जस्टिस लॉर्ड एलिजा इम्पे को बनाया गया और अन्य 3 न्यायाधीश नियुक्त किए गए, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चेम्बर्स और लॉर्ड लिमेंस्टर। इसके अलावा मैंने 2 चीजें और बताई थी। कंपनी के कर्मचारियों को लाइसेंस के बिना व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। और सारे के सारे कर्मचारियों पर उपहार लेना भी प्रतिबंधित कर दिया गया। द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वर प्रोहिबिटेड टू टेक गिफ्ट्स। यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी गिफ्ट लेगा, उपहार लेगा, तो उसे क्या माना जाएगा, उसे केवल और केवल रिश्वत ही माना जाएगा। तो सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, लेकिन अगला एक्ट भेजा गया भाई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी या जो त्रुटियां थी, उन्हीं को खत्म करते हुए और उन्हीं में सुधार करते हुए, उन्हीं में अमेंडमेंट करते हुए, इसके बाद भेजा गया 1781 में, लिखेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद आया 1781 का 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं संशोधनात्मक, जिसे हम कहते हैं संशोधनात्मक अधिनियम। एक्ट ऑफ सेटलमेंट या 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। सर जो वीओडी कोर्स है, ओके, क्या उसमें सिलेबस कंप्लीट है? मेरा एग्जाम है अगस्त में। बिल्कुल मेरे भाई, आपको लाइव बैचेस के साथ साथ जो वीओडीज दी गई हैं, ठीक है, उन वीओडीज को देने का सबसे बड़ा पर्पस ही क्या है? सबसे बड़ा पर्पस यह है कि यदि आपका कोई एग्जाम नियर बाई है, तो आप उसके लिए जल्दी से क्या कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज, वो सारी की सारी चीजें जिनको बताने में, जिनको करवाने में लाइव क्लास में क्या होता है, समय बर्बाद होता है, और जो चीजें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, यदि आप उन्हें भी चाहते हैं तो भैया वीओडी से कर लीजिए। यही तो उद्देश्य है, यही तो उद्देश्य है आपको वीओडी देने का। क्योंकि अगर आसपास आपका एग्जाम आ रहा है, तो भैया वीओडी में सारा कोर्स कंप्लीट है, फटाफट से वॉच कीजिए और फटाफट से खत्म कर लीजिए। आपको ये दिक्कत नहीं रहेगी कि सर लाइव क्लास में जल्दी जल्दी कराइए या कम कम कराइए या धीरे धीरे कराइए। सिंपल सी बात। इसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट भेजा गया या संशोधनात्मक अधिनियम भेजा गया, और इसके तहत 2 महत्वपूर्ण काम हुए। सबसे पहला लिखेंगे, रिफॉर्म्स वर मेड इन द एक्ट ऑफ 1773, 1773 के अधिनियम में सुधार किए गए। रिफॉर्म्स वर मेड इन द एक्ट ऑफ 1773, 1773 के अधिनियम में सुधार किए गए। सबसे पहला काम तो ये हुआ। और इसके अलावा लिखेंगे, द गवर्नमेंट ऑफ कैलकाटा, द गवर्नमेंट ऑफ कैलकाटा आल्सो गॉट द राइट्स, द गवर्नमेंट ऑफ कैलकाटा आल्सो गॉट द राइट टू मेक लॉज फॉर बिहार एंड उड़ीसा। लिखेंगे, कलकत्ता की सरकार को बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कलकत्ता की सरकार को बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। भाई अभी तक कलकत्ता की सरकार केवल बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए ही कानून बना सकती थी, लेकिन अब उसकी पावर्स में बढ़ोतरी करते हुए उसे अधिकार दे दिया गया कि बिहार और उड़ीसा प्रांत के लिए भी कानून बनाने का जो अधिकार है वो कलकत्ता सरकार का ही होगा। कलकत्ता सरकार का मतलब वो गवर्नर जनरल का ही होगा। कहने का मतलब जरूरत से ज्यादा पावर्स बढ़ा दी गई बंगाल के गवर्नर जनरल की, जो कौन हुआ करता था, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या काम किया, इसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लॉर्ड एलिजा इम्पे के साथ मित्रता कर ली, दोस्ती कर ली। और दोस्ती करने का नतीजा ये हुआ कि वॉरेन हेस्टिंग्स अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करके किसी पर भी झूठे आरोप लगाता और झूठे आरोप लगाकर उसे भेज दिया करता कहां पर, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। और जो वॉरेन हेस्टिंग्स कहा करता वही सजा सुना दिया करता लॉर्ड एलिजा इम्पे। कहने का मतलब चौकीदार ही चोर बन गया। और जब वॉरेन हेस्टिंग्स अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने लगा, तो ध्यान रखेंगे 3 लोगों ने
भाई पता है ना हम किसकी बात कर रहे हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स की। इसका जिक्र हम पिछली ही क्लास में कर चुके हैं। यही तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर से क्या बन गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने लगा। जब गलत इस्तेमाल करने लगा तो इस पर कुशासन के आरोप लगाए 3 लोगों ने, नंद कुमार, चैत सिंह और एक महिला जिसका नाम था घसीटी बेगम। नंद कुमार, चैत सिंह और घसीटी बेगम के द्वारा इस पर कुशासन के आरोप लगाए गए और कहा गया कि आप अपने अधिकारों और अपनी पावर्स का क्या कर रहे हैं? गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब वॉरेन हेस्टिंग्स पर कुशासन के आरोप लगाए गए तो वॉरेन हेस्टिंग्स झल्लाया और वॉरेन हेस्टिंग्स ने इन्हें अरेस्ट करवाकर, इन्हें बंदी बनवाकर कहां भेज दिया? सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया। और लॉर्ड एलिजा इम्पी से कहकर, दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी नंद कुमार को कैपिटल पनिशमेंट, एग्जीक्यूशन या फांसी दिलवा दी गई। और जब इस नंद कुमार का एग्जीक्यूशन हुआ, इसे फांसी पर चढ़ा दिया गया, तो ये बात पहुंची कहां तक? ब्रिटेन तक। और ये बात जब ब्रिटेन पहुंची तो ब्रिटिश सरकार को पता चला कि अपना ही सिक्का खोटा है, अपना ही गवर्नर जनरल अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इस चीज को हमें फटाफट से क्या करना चाहिए? रोक देना चाहिए। इस पर फटाफट से रोक लगा देनी चाहिए। बस फिर क्या था? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधिकारों पर ही नियंत्रण लगाने के लिए या कंट्रोल लगाने के लिए, ध्यान रखेंगे, अगला एक्ट भेजा गया 1784 में, जो कहलाता है, लिखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, लिखेंगे पिट्स इंडिया अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया अधिनियम। राइटिंग समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, सुनाई तो देता होगा। राइटिंग तो डॉक्टर्स की भी समझ में नहीं आती, तो क्या इलाज करवाने डॉक्टर के पास नहीं जाते हो? तब भी जाना ही पड़ता है ना? जब हम बीमार होते हैं, जब हमें फीवर होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें दवाइयां लिख देता है। लेकिन जब हम देखते हैं उस पेपर को, स्लिप को, उस प्रेस्क्रिप्शन लेटर को, हमें समझ में कुछ नहीं आता कि भाई साहब इन्होंने क्या लिख दिया है। ठीक है, तो वो चीज़ केवल और केवल मेडिकल स्टोर वाला ही समझ पाता है। ठीक है, तो इसीलिए मेरी बात और मेरी राइटिंग केवल वही लोग समझ पाएंगे, ठीक है ना, जो वाकई में तैयारियां करने के लिए क्या होंगे? सीरियस होंगे। सब समझ में आ जाएगा। तो राइटिंग का मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। 1784 में भेजा गया पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया अधिनियम। और ध्यान रखेंगे, इसके तहत सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया गया? सबसे पहला लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट, ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेपरेटेड। लिखेंगे कंपनी से व्यापार और प्रशासन को अलग अलग कर दिया गया। ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेपरेटेड। ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेपरेटेड। कंपनी से व्यापार और प्रशासन को अलग अलग कर दिया गया। सबसे पहला काम तो यह हुआ, क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा था और उस पर कहीं ना कहीं क्या रखना था? कंट्रोल रखना था। इसीलिए लिखेंगे अ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, अ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड। लिखेंगे इंग्लैंड में एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। अ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। और ध्यान रखेंगे, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स में, इस नियंत्रक मंडल में कुल 6 मेंबर्स या 6 सदस्य हुआ करते थे। द टोटल मेंबर्स इन दैट बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स वर 6। इसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। और इन 6 सदस्यों का काम क्या हुआ करता था? यदि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के द्वारा कोई भी डिसीजन लिया जाता है और यदि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ऐसा लगता है कि वो डिसीजन सही नहीं है, तो उस डिसीजन को कैंसिल करने की पावर या रद्द करने की पावर किसके पास हुआ करती थी? इन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के 6 सदस्यों के पास हुआ करती थी। कि यदि बंगाल का गवर्नर जनरल अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करेगा तो कर ले, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स बैठा है जो उसके डिसीजंस को, जो उसके निर्णयों को रद्द करने की क्या रखेगा? पावर रखेगा। इसके अलावा एक और काम हुआ, लिखेंगे अ कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक न्यायालय का गठन किया गया, यानी न्यायालय की स्थापना की गई। अ कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड। लिखेंगे इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना की गई। और क्यों की गई? लिखेंगे फॉर द केसेस ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के लिए। इस कोर्ट का काम हुआ करता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी है या जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, उन्हीं के मामले या उन्हीं के केसेस की सुनवाई कहां पर होती थी? उस कोर्ट में होती थी जो इंग्लैंड में एस्टैब्लिश किया गया। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण काम, लिखेंगे द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वाज आल्सो सेपरेटेड। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को भी अलग अलग कर दिया गया। द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वाज आल्सो सेपरेटेड। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को भी अलग अलग कर दिया गया। इसका मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग काम करेंगी। कहने का मतलब यह है कि बंगाल का गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कभी भी एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकेंगे। नियंत्रण लगा दिया गया, कंट्रोल लगा दिया गया। लेकिन अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया था किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। भाई वो बंगाल का गवर्नर जनरल है तो क्या हुआ, लेकिन उसने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया, अपने शक्तियों का उसने गलत इस्तेमाल किया। इसीलिए तुरंत वॉरेन हेस्टिंग्स को इंग्लैंड वापस बुला लिया गया। और जब वॉरेन हेस्टिंग्स को इंग्लैंड वापस बुला लिया गया तो आप सब जानते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में या ब्रिटेन की संसद में ही इसे जलील किया गया। और ध्यान रखेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही एक सदस्य थे जिनका नाम था एडमंड बर्क। ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही एक मेंबर हुआ करता था जिसका नाम था एडमंड बर्क। ध्यान रखेंगे इसी एडमंड बर्क के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स पर लगवाया गया इंपीचमेंट।
और आप जानते हैं इंपीचमेंट का मतलब क्या है? महाभियोग। हो सकता है आप लोगों ने ये शब्द सुना हो। आज ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज ये भारत के राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इंपीचमेंट का मतलब होता क्या है भाई, आप जानते हैं? इंपीचमेंट का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज पोस्ट इज नोन एज इंपीचमेंट। भारत के राष्ट्रपति को उसके पोस्ट से, उसके पद से हटा देने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? इंपीचमेंट कहा जाता है। और आप जानते हैं कि आज इसका इस्तेमाल राष्ट्रपति के लिए होता है। यदि भारत का राष्ट्रपति कोई भी गैर संवैधानिक काम करते तो हम सब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 5 के आर्टिकल 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर इंपीचमेंट लगाया गया था, जिस पर महाभियोग लगाया गया था, वो कौन था? इट वाज वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर हो गई बात? वॉरेन हेस्टिंग्स को वापस बुला लिया गया और इस पर इंपीचमेंट लगा दिया गया। जो बात है कब की? 1775। 1775 में इस पर महाभियोग लगा दिया गया। और ध्यान रखेंगे जब 1775 में, सॉरी मैंने 75 लिख दिया भाई, इसको ठीक कर लेना। अभी तो हम कहां पर थे? पिट्स इंडिया एक्ट पर थे ना, 85। 1785 1785 में इस पर इंपीचमेंट लगा दिया गया, इस पर महाभियोग लगा दिया गया। और जब इंपीचमेंट लगा दिया गया तो ध्यान रखेंगे अगला गवर्नर जनरल बंगाल का बनाकर भेज दिया गया। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और ध्यान रखेंगे जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह शर्त रख दी कि मैं बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर तभी जाऊंगा जब बंगाल में प्रशासनिक शक्तियों के साथ साथ सारी की सारी सैन्य शक्तियां भी किसे दी जाएंगी? मुझे ही दी जाएंगी। तो बस इसीलिए एक और काम किया गया, एक और एक्ट भेजा गया। लिखेंगे इसके बाद आया 1786 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम। 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम। लिखेंगे एज पर दिस एक्ट, इस अधिनियम के तहत, एज पर दिस एक्ट या इस अधिनियम के तहत द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द चीफ आर्मी ऑफिसर। एज पर दिस एक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द चीफ आर्मी ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को अंग्रेज सेना का या ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति बना दिया गया। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जब 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम आया था, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार 20 साल का दिया गया था, 20 ईयर्स का दिया गया था। तो 20 साल समाप्त हुए और जब 20 साल समाप्त हुए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को या व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ाने के लिए ही एक चार्टर भेजा गया, एक राजलेख भेजा गया जो कहलाता है, नेक्स्ट अगला लिखेंगे 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का कमांडर इन चीफ कह सकते हैं भैया, जो मर्जी कह लो, ऋतिक रोशन कह लो, समझ में आनी चाहिए बात। ठीक है, जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। कमांडर इन चीफ लिख लीजिए, चीफ आर्मी ऑफिसर लिख लीजिए, हेड कमांडर लिख लीजिए, जो मर्जी लिख लीजिए, समझ में आना चाहिए। न्यू गवर्नर का नाम रिपीट कर दीजिए बेटे, जब जरूरत होगी तो जरूर कर देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर आकर मैं जो भी कुछ मुंह से निकालता हूँ, मैं जो भी कुछ मुंह से कहता हूँ वो सारा ही आपको याद करना है, वो सभी आपको नोट करना है? ऐसे कैसे हो सकता है बताइए? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो असंभव सी बात है भाई, है ना जी। इसके बाद आया 1793 का चार्टर एक्ट या 1793 का चार्टर अधिनियम। और ध्यान रखेंगे इसके तहत जो महत्वपूर्ण काम हुए, सबसे पहला लिखेंगे द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 20 ईयर्स। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 20 ईयर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को और 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। पहला काम तो ये हुआ। दूसरा काम, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स इंग्लैंड में एस्टैब्लिश किया गया था, इंग्लैंड में स्थापित किया गया था, उसके जो 6 सदस्य थे, उसके जो 6 मेंबर्स थे, अभी तक उनके जो वेतन थे या जो उनकी सैलरीज थी वो लंदन से ही दी जा रही थी। लेकिन इस एक्ट के तहत डिसाइड किया गया कि अब उनके वेतन कहां से दिए जाएंगे? इंडियन रेवेन्यू से दिए जाएंगे या भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। तो आप लिखेंगे एज पर दिस एक्ट, इसी अधिनियम के तहत द सैलरी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, द सैलरी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स या नियंत्रक मंडल के सदस्यों के वेतन, नियंत्रक मंडल के सदस्यों के वेतन अब भारतीय राजस्व से दिए जाने लगे। द सैलरी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स was started paying from Indian revenue, नियंत्रक मंडल के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते अब भारतीय राजस्व से दिए जाने लगे। अगला काम लिखेंगे इन 1793 ICS, दैट इज
इंडियन सिविल सर्विस वॉज फाउंडेड। 1793 में ही स्थापना हुई भारतीय नागरिक सेवा की। इंडियन सिविल सर्विस भारतीय नागरिक सेवा कब? 21 अप्रैल 1793, 21 अप्रैल 1793। इसीलिए हर साल 21 अप्रैल को ही हम क्या मनाते हैं? सिविल सर्विस डे। ये कहलाता है नागरिक सेवा दिवस। इसी दिन मनाया जाता है सिविल सर्विस डे या नागरिक सेवा दिवस। इसके अलावा लिखेंगे इसी साल 1793 में ही, लिखेंगे इसी वर्ष 1793 में ही एस्टैब्लिशमेंट हुई रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू पुलिस की। 1793 में ही स्थापना हुई रेवेन्यू बोर्ड, जिसे आप हिंदी में राजस्व बोर्ड लिख सकते हैं, और रेवेन्यू पुलिस या राजस्व पुलिस। रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू पुलिस की स्थापना भी 1793 में ही हुई। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे एज पर दिस एक्ट, इसी अधिनियम के तहत, एज पर दिस एक्ट द प्रोविजन ऑफ रिटन लॉज वॉज स्टार्टेड। इसी के तहत लिखित कानूनों का प्रावधान शुरू हुआ। अभी तक तो जो कानून थे या जितने भी कानून अंग्रेज सरकार के द्वारा बनाए जाते थे वो केवल और केवल घोषणाओं से ही हुआ करते थे, डिक्लेरेशन से ही। लेकिन इस एक्ट के तहत रिटन लॉज की शुरुआत हुई, लिखित कानूनों की शुरुआत हुई। और ध्यान रखेंगे, इन रिटन लॉज को, इन लिखित कानूनों को डिस्क्राइब करने का अधिकार या इनकी व्याख्या करने का काम किसे सौंपा गया? जुडिशरी को, न्यायपालिका को। और आप जानते हैं आज भी यही होता है हमारे देश में। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का काम होता है उस कानून को लागू करना, और जुडिशरी न्यायपालिका का काम होता है उस कानून की व्याख्या करना, और यदि उसमें कोई भी डिस्प्यूट या मतभेद होता है तो उसे सॉल्व करना, उसे सॉर्ट आउट करना। तो ये काम किसको दे दिया गया? जुडिशरी को। ये सारे के सारे काम हुए 1793 चार्टर एक्ट के तहत। इसके बाद 20 साल फिर से बीते, और 20 साल के बाद अगला एक्ट लिखेंगे आया, विच इज नोन एज द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का चार्टर अधिनियम। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का चार्टर अधिनियम। हिंदी में भी पढ़ाइए, बहुत ही बढ़िया भाई। भगवान जाने आपको मेरे द्वारा बोली जा रही हिंदी क्या सुनाई दे रही है, ये तो भगवान ही जाने। मुझे तो ये लग रहा था कि मैं हर चीज आपको हिंदी में ही बोल रहा हूं, लेकिन आपने तो भाई साहब कमाल ही कर दिया कि हिंदी में भी पढ़ाइए। जो मैं हिंदी बोल रहा हूं यहाँ पर, या जो मेरी बात है वो आप तक क्या फारसी में जा रही है? खतरनाक डिवाइस ले रखा है भाई तूने। इस रूम में या नासा में बैठ के तो नहीं पढ़ रहा है, या कभी संसद में बैठ के पढ़ रहा हो कि मैं बोल रहा हूँ हिंदी और तेरे को सुनाई दे रही है कोई और भाषा है? ऐसा कैसे हो सकता है भाई जी? 1813 चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम। सबसे पहला काम इसके तहत हुआ, लिखेंगे द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबोलिश्ड एक्सेप्ट टू ट्रेड राइट्स। लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार दो अधिकारों को छोड़कर समाप्त कर दिए गए। हिंदी में लिखें, यदि हिंदी भी बोर्ड पर देखकर लिखी जा रही है तो भैया छोड़ दीजिए। हिंदी बोर्ड पर देखकर नहीं, हिंदी सुनकर लिखी जाती है। और इंग्लिश भी, यदि आप अपने आप को इंग्लिश मीडियम का समझते हैं तो। लेकिन आप बीच में अटके हुए हैं, ना ही ढंग से इंग्लिश मीडियम हो पाए, ना ही हिंदी मीडियम हो पाए। द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबोलिश्ड एक्सेप्ट टू ट्रेड राइट्स। लिखेंगे दो अधिकारों को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। और समाप्त करने का मतलब यह था, अभी तक तो भारत में व्यापार करने का अधिकार केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को था, लेकिन अब 1813 में ब्रिटेन के लिए भारत में व्यापार करने के द्वार खोल दिए गए थे, दरवाजे खोल दिए गए थे, और ये कहा गया था कि कोई भी ब्रिटेन से आकर भारत में व्यापार कर सकता है। अब वो ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं रहेगी, लेकिन दो अधिकार ऐसे रहेंगे जो ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पास रहेंगे। और वो दोनों कौन कौन से थे? लिख लीजिए, पहला ट्रेड ऑफ टी, चाय का व्यापार। सबसे पहला लिख लीजिए ट्रेड ऑफ टी या चाय का व्यापार, और दूसरा ट्रेड विद चाइना या चीन के साथ व्यापार। दूसरा लिख लीजिए ट्रेड विद चाइना या चीन के साथ व्यापार। तो ये दोनों अधिकार तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहेंगे, लेकिन बाकी व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त कर दिए गए। दूसरा काम लिखिए, इन 1813, 1813 में, इन 1813, 1813 में। सर लिख नहीं पाते, धीरे बोलिए बेटे। अगर लिख नहीं पाते तो रिकॉर्डेड क्लास लीजिए स्लो मोशन में लगाकर। तो लाइव क्लास लेने की क्या जरूरत है यदि आप लिख नहीं पाते? क्या जरूरत है लिखने की? जब हमने कहा कि पीडीएफ नोट्स आपको अपलोड करा दिए जाएंगे, वीओडी आपको पहले से अपलोड करा दिया है, ठीक है? अब तुम इतने छोटे बच्चे तो होगे नहीं कि मैं घर पे आऊं तुम्हारे, है ना, और तुम्हारे हाथों से पेंसिल पकड़ाकर तुम्हें लिखाऊं सारी चीजें। इतने गधे तो तुम नहीं हो सकते यदि तुम ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हो तो भाई। लिख नहीं पाते? अरे लिख नहीं पा रहा तो अभी बेवकूफ मत लिख भाई, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझ तो ले। लिखा हुआ तो किताबों में लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है सब कुछ, और जो यहाँ से हम पीडीएफ नोट्स अपलोड करवाएंगे या करवाते हैं उसमें भी सब कुछ लिखा हुआ है। अरे तू लिख नहीं पा रहा तो तेरे चक्कर में मैं क्लास थोड़ी रोक दूंगा। जो लोग लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो प्लीज यहाँ पर लाइव क्लास मत अटेंड करें। हमारे पास वीओडी का ऑप्शन भी है, जाइए वीओडी में, ठीक है, जहां मर्जी पॉज कर दीजिए, जहां मर्जी स्पीड बढ़ा दीजिए, जहां मर्जी स्पीड कम कर दीजिए। अरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करना सीखो। यदि आप टेक्नोलॉजी से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो उसके फीचर्स को तो समझो। दो बार एक ही चीज को बताया जा रहा है, उसके बाद भी नहीं लिख रहे, उसके बाद भी कह रहे बोर्ड पे लिख दो। अबे गधे हो गए बिल्कुल, बोर्ड पे क्यों लिख दे भाई? ऐसी कौन सी बात मैंने बोल दी लिखने के लिए जो आपको बोर्ड पर लिखनी पड़ेगी? तो चौथी पांचवी के बच्चे को भी बोलूंगा ना, डिक्टेट करूंगा तो भी लिख लेगा वो। नौकरियां तुम्हें सरकारी करनी है, ठीक है, हालात तो तुम्हारे चपरासियों जैसे भी नहीं है। मैंने कहा इन 1813 क्रिश्चियन मिशनरीज अराइव्ड इन इंडिया। लिखेंगे 1813 में ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ। अब ये ईसाई मिशनरियां क्या है?
ईसाई मिशनरियां वो क्रिश्चियंस का, वो ईसाइयों का ग्रुप हुआ करता था जो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आया था। इनका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को ईसाई बनाकर उनका धर्म परिवर्तन करना था और उन्हें क्या बनाना था, ईसाई बनाना था। इनकी शुरुआत भारत में 1813 में हुई थी। और किस एक्ट से हुई थी? एज पर चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सिंपल सी बात। तीसरा महत्वपूर्ण काम लिखेंगे, 1 लाख रुपीज पर एनम और पर ईयर, 1 लाख रुपीज पर एनम और पर ईयर वॉज सैंक्शनड फॉर इंडियन एजुकेशन। भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष, भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष आवंटित किए गए। रुपीज 1 लाख पर एनम वॉज सैंक्शनड फॉर इंडियन एजुकेशन। भारतीय शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए आवंटित किए गए। इसका मतलब यह है कि इंडियन रेवेन्यू से, या जितना भी भारतीय राजस्व होगा, जितना भी भारत का रेवेन्यू होगा, हर साल उसमें से 1 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ भारत में शिक्षा के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। ये प्रोविजन किया गया 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात क्लियर हो गई? अब आप लोगों ने लिखा या नहीं लिखा वो भाड़ में जाए, ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको समझाया वो बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई, बस ये बता दीजिए, यस और नो। क्योंकि रही बात लिखने की, तो जब ये क्लास ओवर हो जाएगी तो आप 1000 बार इस वीडियो को दोबारा चलाकर देखिए और जैसे मर्जी नोट बना लीजिए, है ना। गोल्डन पेन से लिखिए, रेड पेन से लिखिए, हरे, नीले, गुलाबी, नारंगी, जैसे मर्जी पेन से लिखिए, जैसे मन करे वैसे नोट्स बना लीजिए, आपकी मर्जी अपनी, है ना। अरे लिख भी लिया और समझ भी आ गया, बहुत ही बढ़िया भाई। अगर आपने लिख भी लिया और समझ भी आ गया, फिर तो भाई साहब आपको दरोगा बनने से, इंस्पेक्टर बनने से, ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो ना समझे वो अनाड़ी है, जो नहीं समझे हैं, ठीक है, और जो नहीं लिख पाए हैं तो समझ लीजिए भाई आप बाकी भीड़ से पीछे है। अब आपको क्या करना है, अपनी रफ्तार बढ़ानी है और ज्यादा ध्यान देना है ना। ये ओलंपिक है और यदि यहां पर पदक चाहिए तो भैया बाकी सबसे बेहतर होना पड़ेगा। अब वो चाहे आप जैसे मर्जी हो, ये आपकी टेंशन है। मैं बहुत नॉर्मली बोल रहा हूं, पता नहीं आपको क्यों तेज लग रहा है, भगवान जाने भाई। ऐसे तो जिंदगी बीत जाएगी तैयारी करते करते, सिलेक्शन कब लेंगे भाई, खुद सोचिए, है ना। हमारे पास थोड़ी इतना टाइम है, हम कोई जिंदगी भर थोड़ी लगे रहेंगे पढ़ाई करने में। अगर मेडल चाहिए तो ठीक है, आपको अच्छा नहीं होना है, आपको बेहतरीन होना है। यू हैव टू बी द बेस्ट, नॉट गुड। आजकल गुड से काम नहीं चलता भाई, आजकल अच्छे और बहुत अच्छे से काम नहीं चलता है, आजकल तो सिर्फ और सिर्फ सबसे अच्छा चाहिए, बेस्ट, वही देना है। तो जो ईसाई मिशनरियां भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आई थी, वो सबसे पहले कब आई थी? 1813 में आई थी। उन्हें 1813 में ही क्या मिली थी? परमिशन मिली थी। ये बात हुई, ये सारे के सारे काम हुए 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। आगे नहीं बढ़ रहा हूं मैं, आज की कहानी को यहीं समाप्त करेंगे। जल्दी से फटाफट से पूछ लीजिए, किसी का अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, सारे के सारे लोग फटाफट से पूछ लीजिए, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिए, ये होता है कमेंट करने का टाइम। पूरी क्लास में सिर्फ बेवकूफों की तरह इतनी आदत पड़ चुकी है ना व्हाट्सएप पे चैटिंग करने की तुम लोगों को, कि क्लास के बीच में भी पूरा 1 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ कमेंट ही करते रहते हो। भगवान भला करे तुम्हारा। आधे से ज्यादा तो तुम लोग साइको हो जाओगे, ऐसे साइकेट्रिस्ट के पास घूमोगे 2-4 साल बाद। मैंने बताया कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, लेकिन वो इसी शर्त पर बना था कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर कंपनी की प्रशासनिक शक्तियां तो मेरे पास होंगी ही, लेकिन मुझे सारी की सारी सैन्य शक्तियां भी चाहिए। इस वजह से उसको क्या बना दिया गया? सेना का भी प्रधान सेनापति अधिकारी बना दिया गया। इंपॉर्टेंट कैसे पॉइंट आउट करें? मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही करवा रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही करवा रहा हूं। इस बात को ध्यान में रखिए, जो यहां पर करवाया जा रहा है ये तो आपको सारे के सारा याद करना ही करना है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। लॉर्ड नॉर्थ में जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, या रेगुलेटिंग अधिनियम आया था, तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था लॉर्ड नॉर्थ। हिस्ट्री की कितनी क्लासेस होंगी टोटल, ये तो भाई भगवान ही मालिक है। जब आगे आप पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, साइंस